लेक्चर लास्ट क्लास। हेलो हेलो, चलो बच्चों शुरू करते हैं। रिवाइज कर लो, बोर्ड पे चलो भाई। लास्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करा था, लॉज ऑफ मोशन। ये रहा। ठीक है, सो यहां पर मैंने शायद छोड़ा था। इससे पहले मैं कुछ इम्पल्स के बारे में आपसे बात कर रहा था। 1 मिनट का रिकैप है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या अब तक पढ़ा है। ठीक है, कोई बच्चा अगर लास्ट क्लास में नहीं था, छुट्टी पे था या आज पहली क्लास ले रहा है, सो थोड़ा सा बच्चों दिक्कत आएगी क्योंकि कुछ चीज़ें अभी पिछले टॉपिक से रिलेटेड होंगी। ठीक है, बट कोशिश करना कुछ चीज़ें नहीं भी है, मतलब मिक्स रहेगा आज का जो क्लास है ना, कुछ नया भी है कुछ पुराना भी इस्तेमाल होगा। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ मैंने आपको इनर्शिया कराई थी। जो बच्चे लास्ट क्लास आए थे, इनर्शिया आपको पता है इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, है ना, टू चेंज इट्स ऑन स्टेट, अपनी स्टेट को चेंज ना कर पाने की इनएबिलिटी को बोलो क्या बोलते हैं, इनर्शिया। एक बॉडी रेस्ट पे है तो अपने आप रेस्ट पे रहेगी, अपने आप थोड़ा मोशन में आ सकती है। मोशन में है तो अपने आप रेस्ट पे भी नहीं आ सकती, अनलेस और इवन उसके ऊपर क्या ना लगे, बोलो फोर्स। कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा जब तक फोर्स नहीं लगेगा, कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा तो फोर्स नहीं लगेगा। जैसे कि आप बोलते हैं कि बॉल को मैंने किक किया तो बॉल सिर्फ मोशन से रुक तो जाती है अपने आप, तो बच्चों फोर्स लगाए तभी रुकी है। कौन सा फोर्स लगाया? फ्रिक्शन का, एयर के ड्रैग का फोर्स लगाया। कोई रुकावट बीच में आएगी, प्लेयर बीच में आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन बीच में आ गई, तो जब तक कोई फोर्स नहीं लगता ना तब तक चीजें रेस्ट से ना मोशन में आती है ना मोशन से रेस्ट में आती है। इसी बोला गया था लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो लास्ट क्लास आई थी, अच्छा खासा टाइम दिया हमने इस लॉ को, ज्यादा चर्चा अब नहीं करेंगे इसके ऊपर और खत्म कर चुके तो आगे बढ़ेंगे इसमें। फिर मैंने आपको ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, मोमेंटम। मोमेंटम आपको ना किसी भी मोशन की इफेक्टिवनेस या उस मोशन के इम्पैक्ट को डिटरमाइन करता है कि वो मोशन कितना इंपैक्टफुल होने वाला है। और कोई भी मोशन कब इंपैक्टफुल ज्यादा होता है? जब उसका मास और वेलोसिटी दोनों ही बोलो क्या हो, ज्यादा हो। मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया भी था कि अगर आप एक फूल को 200 की स्पीड से फेंक के मारेंगे तो सामने वाले को हार्म नहीं होने वाला, क्योंकि फूल का मास बहुत कम है, भले ही वेलोसिटी बहुत ज्यादा, है ना। या आप बुलेट को, जिसका मास ज्यादा होता है, बंदूक की जो गोली होती है मास ज्यादा होता है बट उसकी वेलोसिटी कम रखे, हाथ से फेंक के मारे तो भी नहीं मरेगा सामने वाला, तो मोशन उतना इफेक्टिव है ही नहीं। दोनों चीजें जब ज्यादा होंगी, मास भी ज्यादा होगा और वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो मोशन बोलो क्या हो जाएगा, ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। हम बोलेंगे मोमेंटम भी उसका बोलो क्या है, ज्यादा। तो मोमेंटम एक्चुअली डिटरमाइंस द इफेक्टिवनेस ऑफ द मोशन, की हाउ मच द मोशन इज इफेक्टिव, कितना मोशन इफेक्टिव है। सिंपल टर्म से बात करें, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। इसके बाद बच्चों मैं तुम्हें सेकंड लॉ ऑफ मोशन सिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। और आज एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि स्कूल एग्जाम्स के अंदर ये मान के चलिए 99.99% चांस है कि आता ही आता है। रेयरली कोई टीचर गलती से भूल जाए तो भूल जाए पेपर में डालना, अदरवाइज डलेगा। और गवर्नमेंट स्कूल के पेपर में तो आप लिख के ले लीजिए कि फर्स्ट टर्म में 2 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है आप लोगों का, जो मैं आज कराऊंगा आप लोगों को। कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स होती है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन फिक्स है। प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों का पेपर में आना ही आना है, चांस ही नहीं है कि प्रोजेक्टाइल नहीं आएगा, ये बिल्कुल मैं गारंटी से कह देता हूँ आप लोगों को, आएगा ही आएगा। सेम ऐसी एक चीज आज कराऊंगा, वो भी आएगी आएगी। तो ऐसा ना 70 में से 20-25 नंबर का पेपर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो पता होता है कि ये तो आना ही आना है, ठीक है ना। तो उनमें से कुछ चीजें। सो गाइस, सेकंड लॉ ऑफ मोशन मैंने आप लोगों को बोला था, जिन बच्चों ने नहीं भी क्लास अटेंड करी बस एक बात सीख लीजिए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मींस एक बॉडी का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, उसके मोमेंटम में कितनी तेजी से बदलाव आएगा, ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, बोलो फोर्स पे। अगर फोर्स कम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, कम। मोमेंटम में चेंज कम आएगा। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। किसी का भी मोमेंटम चेंज का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक बॉल यहां पर रखी हुई है, रेस्ट पे है, तो कितना मोमेंटम है, जीरो, क्योंकि भैया मास तो है बट वेलोसिटी बोलो कितनी है, जीरो, जीरो मोमेंटम है। बट मैंने बॉल को ऐसे किक किया, अब जो मैंने किक किया तो बॉल में आई स्पीड, मास तो पहले भी था बाद में भी है, बट उसके बाद स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड की। तो जैसे ही आपके पास स्पीड आ जाएगी बॉल के पास, उसका मोमेंटम बढ़ जाएगा। मोमेंटम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम बोलेंगे बेसिकली जीरो मोमेंटम से उसका मोमेंटम 50 हो गया, क्योंकि पहले उसका एमवी का प्रोडक्ट जीरो था, क्योंकि वेलोसिटी जीरो थी, और बाद में उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी तो कुछ ना कुछ मोमेंटम आ गया। तो जीरो से मान लो मोमेंटम कितना हो गया, 50 हो गया। तो वो यही कह रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मोमेंटम कितना तेजी से बदलेगा, वो जीरो से 50 कितना तेजी से बदलेगा, डायरेक्टली डिपेंड करता है, बोलो किसके ऊपर, बोलो फोर्स के ऊपर। अगर फोर्स कम है तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। मोमेंटम में चेंज बहुत कम आएगा और धीमे आएगा। और अगर फोर्स ज्यादा है तो मोमेंटम में चेंज ज्यादा आएगा और तेजी से आएगा। जैसे कि एक प्लेयर जो होता है फुटबॉल को बहुत तेज किक करे, बहुत तेज किक करे, बहुत ज्यादा फोर्स लगाए, या बैट्समैन बैट से बॉल को हिट करने वाला है, तो अगर बहुत तेज हिट कर रहा है तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगने पे जो मोमेंटम में चेंज आएगा वो भी क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ज्यादा होगा बेसिकली। और अगर फोर्स कम लगाया, है ना, डिफेंस कर रहा है बेसिकली, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोलो क्या होगा, कम होगा। समझे मेरी बात को, मैंने क्या कहा था। और उसको समझाने के लिए मैंने एक बहुत सिंपल सा पैटर्न बनाया था कि अगर मैं इन सबको आमने सामने रखता हूं तो बहुत क्लियर मैसेज जाता है।
कि अगर बच्चों आपका फोर्स ज्यादा हुआ, अगर आपका बोलो क्या ज्यादा हुआ, बोलो फोर्स ज्यादा हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम भी बोलो क्या होगा, ज्यादा। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा अभी तक, डी माने बच्चों चेंज होते हैं, यहाँ पर डी माने होता है चेंज। सो चेंज इन मोमेंटम टू द चेंज इन टाइम। सो मैंने बोला कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना मोमेंटम में चेंज भी बोलो क्या आएगा, ज्यादा, बिकॉज आमने सामने। हायर द फोर्स हायर विल बी द चेंज इन मोमेंटम। एंड अगर ये ज्यादा है तो मैथमेटिकली ये बोलो क्या चीज लगनी चाहिए, बोलो कम। सो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि ये ज्यादा है, मतलब फोर्स ज्यादा होता है तो मोमेंटम में चेंज भी बोलो क्या होता है, ज्यादा, और ओवर अ लेसर पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब कि कम समय में मोमेंटम में चेंज क्या होता है, ज्यादा होता है, अगर फोर्स बोलो क्या हो, ज्यादा। तो ये कम लगता है, मतलब समय कम लगेगा, मोमेंटम में चेंज क्या होगा, ज्यादा होगा। और कब, जब फोर्स बोलो क्या होगा, ज्यादा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हायर फोर्स होने पे मोमेंटम में चेंज भी बोलो क्या होता है, ज्यादा होता है, और टाइम कैसा लगता है, बोलो कम लगता है। सिंपल सी बात है, यही चीज है। इसे ही बोला क्या, बोलो क्या, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आपके दोनों लॉज ना बहुत सिंपल है। पहला लॉ का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए, बस पढ़ना है तो। द लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ इनर्शिया रिमेन टू बी इन द सेम स्टेट ऑफ इनर्शिया। एक बॉडी जो किसी पर्टिकुलर इनर्शिया में है ना, मतलब रेस्ट पे है तो रेस्ट वाला, मोशन में है तो मोशन वाला, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो डायरेक्शन वाला, मतलब जिस स्टेट में वो उसी स्टेट में रह जाएगी, अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा। तो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, कब तक, जब तक फोर्स नहीं लगेगा। मोशन में तो मोशन में रहेगी, कब तक, जब तक फोर्स, फोर्स लगता है तभी वो रुकती है, फ्रिक्शन लगता है, रेट लगता है ना। सो ये वो कहना चाह रहा है। सेकंड आपको समझ में आ गया, द लॉ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। और ये ड्राइव करके हमें पता लगा था, फोर्स का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ड्राइव अभी नहीं समझाऊंगा, ये लास्ट क्लास समझाया। पी को आपको पता है एम भी रख देते हो, एम बाहर ले लेते हो, डी बी बाई डी टी, यू नो दैट ए होता है। जिन्होंने पिछला पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों आते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पर हमने लास्ट में बड़ा जल्दी जल्दी लास्ट के 5 मिनट के अंदर में सारे एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस कर लेते, तो 2-5 मिनट इसको भी देख लेते हैं। सो गाइस, मैंने एक नया टॉपिक तुम्हें सिखाया था जिसका नाम था इंपल्स, और ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स का नाम दिया गया है, कुछ नहीं है। मैंने बोला इट इज अ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में आए बदलाव को ही हम एक नया नाम दे देते, बोलो क्या, इंपल्स। समझना। और मैंने इंपल्स का मतलब आपको बताया भी था, जितने भी ऐसे फोर्सेस जो बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगते हैं, उनकी वजह से जो भी मोमेंटम में चेंज आया उसको मैंने बोलो क्या बोल दिया, इंपल्स। अब जैसे कि क्या शॉर्ट इंटरवल के लिए कौन सा फोर्स सकता है, मैंने ये बॉल पकड़ी, ऐसे दीवार पे फेंक के मारी। जब मैंने बॉल को पकड़ के दीवार पे फेंक के मारा तो दीवार पे जो फोर्स लगा बॉल की बेस से बहुत थोड़े समय के लिए लगा, हमने बोला इंपल्सिव फोर्स है। कैसा फोर्स है, बोलो इंपल्सिव फोर्स है। इंपल्सिव फोर्स का मतलब होता है जो बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए एक्ट करता है ना। थप्पड़ वाला एग्जांपल मैंने बताया, जब थप्पड़ पड़ता है भाई मम्मी से पापा से, तो बेसिकली क्या होता है, वो जो फोर्स लगता है वो लोग ऐसा होता है, वो इंपल्सिव फोर्स होता है। इंपल्सिव क्यों लगा, हट गया। तो फोर्स बेसिकली बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए लगा, तो बोलो क्या हो गया, इंपल्सिव फोर्स। एक बैट्समैन ने बॉल को हिट करा, बहुत शॉर्ट इंटरवल के लिए फोर्स हो गया, कैसा है, बोलो इंपल्सिव फोर्स। आपने कील को दीवार पे गाड़ रहे हो, ऐसे थोड़े से मारा और हटाया, तो कील पे जो फोर्स लगा वो कैसा फोर्स है, बोलो इंपल्सिव फोर्स। ये जितने भी फोर्स है सारे इंपल्सिव फोर्स है। तो इंपल्स का मतलब क्या होता है, इंपल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। सिंपल, मैंने क्वेश्चन भी करवाने की कोशिश करी थी तुम्हें कि बताइए मोमेंटम में कितना चेंज आया। चलो कोई नहीं, वो देख लेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता भी देता हूँ, एक बॉल चल रही है, एक बॉल मोशन में है गाइस, बॉल मोशन में है, तो मोशन में मान लो इसका मोमेंटम 100 का है। कितने का मोमेंटम, बोलो 100 का। कैसे, अरे कुछ मास है इसका, कुछ वेलोसिटी है, तो कुल मिला के कितना बन रहा है, बोलो 100 का। 5 ग्राम का मास मान लो, 20 की उसकी वेलोसिटी मान लो, 5 को 20 करा, 100 का मोमेंटम। बॉल जब प्लेयर कैच करेगा तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि बॉल तो रोक देगा ना। अरे प्लेयर कैच करने का बॉल कर देगा, रोक देगा, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, 0। कितने का इंपल्स है, सिंपल, कितने का इंपल्स है, 100 का। क्यों भाई, चेंज कितने का है, बोलो 100 का। तो इंपल्स इज नथिंग बट इट इज बेसिकली द चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में जितने का भी चेंज आया वही बोलो क्या होता है, इंपल्स होता है। सो हमने बोला इंपल्स इज चेंज इन मोमेंटम, एंड यू नो दैट कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन से तुमने पढ़ा है कि जो चेंज इन मोमेंटम होता है, जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो क्या होता है, बोलो फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू, तो मैंने लिख दिया फोर्स इनटू टाइम, और यहीं से मैंने फोर्स को लिखा इंपल्स अपॉन टाइम। फोर्स को लिखा मैंने इंपल्स अपॉन, एक्चुअली में कुछ नहीं है, मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ना, यही तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स बराबर में क्या, चेंज इन मोमेंटम अपॉन में बोलो क्या, टाइम। वो जो चेंज इन मोमेंटम है उसकी जगह पे मैंने बोलो क्या डाल दिया, इंपल्स डाल दिया, क्योंकि इंपल्स को ही चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। जितनी बात समझ आ रही है यहाँ तक। अब मैंने इसको लेके तुम्हें बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात समझाने की कोशिश करी थी कि यहाँ ये समझाना क्या चाह रहा है। अब ये बस फाइनल सुन लीजिए और उसको खत्म करते हुए। तो गाइस ये बताना चाह रहा है फॉर्मूला कि जब जब इंपल्स या मान लेते चेंज इन मोमेंटम, कुछ भी चेंज इन मोमेंटम है, अगर वो कम समय में हो रहा है चेंज, तो फोर्स एक्शन बोलो क्या होगा, ज्यादा होगा। ये क्या कहना चाह रहा हूं, समझा देता हूं। अगर चेंज इन मोमेंटम यानी जो इंपल्स है वो कम समय में हुआ तो फोर्स लगेगा ज्यादा, और वही चेंज इन मोमेंटम अगर ज्यादा समय में हुआ तो फोर्स क्या लगेगा, कम। अगर ये ज्यादा हुआ तो ये लगेगा कम। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं वो समझ में आता है आपको, जो मैंने एग्जांपल समझाए थे। तो मैंने एग्जांपल समझाया था कि प्लेयर जो होता है ना, जब बॉल को कैच करता है तो ये बॉल को कैच करते वक्त अपने हाथ को ऐसे पीछे लेके जाता है। बॉल कभी भी ऐसे कैच नहीं करी जाती, बॉल आई बहुत तेजी से और अपने ऐसे पकड़ ली,
आप देखेंगे कभी मैच जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कीपर ना हर वक्त ऐसे खड़ा होता है और अपने हाथों को इस तरफ रखता है, इस तरफ रखता है। ऐसा क्यों? इस तरफ रखेगा तो बॉल पीछे लेके जाएगा, इस तरफ रखेगा तो बॉल पीछे लेके जाएगा, ऐसे करके ऐसे थोड़ी ना ले जाएगा पीछे, है ना। लेकिन बीच में भी आ जाती है तो कोशिश करता है अपनी बॉडी को साइड लेके जाए इस तरीके से ना। लेकिन आदत ये बनाता है वो बॉल को ऐसे करके पीछे की तरफ लेके जाए। इससे क्या फायदा होगा समझाए तो, 100 का मोमेंटम बॉल के पास है, उसको 0 का तो करना है। बॉल जब रुकेगी हाथ में तो कितना होगा? बोलो 0। लेकिन वो 0 एकदम नहीं करता। एकदम करने का मतलब क्या है कि बॉल मैंने ऐसे फेंक के मारी, आपने एकदम ऐसे पकड़ ली, तो इसमें क्या होगा? मोमेंटम 100 से 0। आपके हाथ तक जब बॉल आ रही थी 100 था, एकदम से आपने कितना कर दिया? बोलो 0। आपने एकदम पकड़ लिया, कितना हो गया? बोलो 0। तो चेंज इन मोमेंटम कितने का? बोलो 100 का। चेंज इन मोमेंटम बोलो कितने का? 100 का। और आपने जो वो टाइम लिया उसको चेंज करने में, 100 से 0 करने में कितना लिया? बोलो मान लो 0.2 सेकंड लिया। कितना लिया? बोलो 0.2 सेकंड में आपने 100 से 0 कर दिया। मतलब मोमेंटम में चेंज तो 100 का ही आया, लेकिन 0.2 सेकंड के अंदर ही आ गया। आपने बिल्कुल एकदम से ऐसे पकड़ लिया। तो आपका जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 जाएगा, 2 से 1000 कटेगा, 500 आएगा। 500 न्यूटन का फोर्स आपके हाथों पे एक्ट करेगा। लेकिन यही चीज ऑब्जर्व करना, जब वो फील्डर कैसे बॉल को कैच करेगा, बॉल ऐसे आएगी, उसको धीरे धीरे रोकेगा, पहले हाथ में आ जाती है बॉल, उसको फिर ऐसे करके पीछे लेके जाता है। तो ऐसे में क्या होता है? वो मोमेंटम 100 से 0 तो इस केस में भी होता है गाइस। मोमेंटम 100 से 0 तो इस केस में भी होता है। मतलब मोमेंटम में चेंज तो अभी भी कितना आता है? बोलो 100 का। लेकिन इस बार टाइम उसने 2 सेकंड ले लिया। कितना ले लिया? बोलो 2 सेकंड, जिसकी वजह से फोर्स अब कितना एक्ट करेगा? मात्र 50 न्यूटन। कितना करेगा? बोलो। तो जब वो अपने हाथ को ऐसे पीछे लेके जाता है ना, उसके हाथ पे कम फोर्स लगता है। समझ नहीं आया क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है? मोमेंटम में चेंज तो उतना ही होना है 100 का ही, लेकिन अगर कम समय में करा तो फोर्स कैसे एक्ट करेगा? बोलो ज्यादा। और ज्यादा समय ले लिया तो फोर्स कैसे एक्ट करेगा? कम। फिर मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, इससे भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, 2-3 एग्जांपल समझ में आ जाएगा। कंक्रीट और प्लफी सरफेस वाला, कि एक इंसान जब कंक्रीट पे गिरता है तो उसको चोट ज्यादा लगती है, और जब वो प्लफी सरफेस पे गिरता है तो उसको चोट कम लगती है। अब इसका क्या कारण है? देखिए सिंपल सी बात है, ये आदमी जब ऐसे गिर रहा है ना नीचे की तरफ, तो इस आदमी का इस लास्ट मूवमेंट पे मान लीजिए मोमेंटम 500 का है। कितने मोमेंटम? बोलो 500 का। वो एकदम से गिरने के बाद, अब आपको पता है गिरने के बाद तो बिल्कुल रेस्ट पे आ जाएगा हिमांशी, गिरने के बाद तो रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0 का। यहां पर भी पहले कितने का है? बोलो 500 का है, और गिरने के बाद कितना हो जाएगा? बोलो 0 का। गिरने के बाद 0, मतलब मोमेंटम पहले 500 है, मोशन है तो मोमेंटम है ना, और रुकने के बाद, गिरने के बाद तो 0 हो जाएगा। तो कितने का चेंज आया? 500 का। कितने का चेंज आया? बोलो 500 का। लेकिन अगर ये चेंज आया कम समय में, कंक्रीट पे एकदम से 500 से 0 एकदम से हो जाएगा, बिकॉज कंक्रीट दबता नहीं है, सीधा गिरेगा एकदम से, पट्टे से 0 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं होगा। 500 से एकदम से 0 क्यों हो जाएगा? तो अगर वो 500 से 0 यानी मोमेंटम का जो चेंज है 500 का, वो बहुत कम समय में ही चेंज हो गया, तो फोर्स का एक्शन बोलो क्या होगा? बहुत ज्यादा। कंक्रीट पे चोट बहुत ज्यादा लगेगी। बट फ्लफी सरफेस क्या करेगा? जब ये गिरेगा ना तो उसको 500 से 0 करने में ना पहले दबेगा, थोड़ा सा पहले क्या होगा? दबेगा, ऐसे दबेगा और फिर वापस आएगा, और थोड़ी देर बाद उसको 0 करेगा। क्या एकदम से 0 करेगा? वो ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऐसे ऊपर आएगा और फिर उसको रोक देगा। तो 500 से 0 तो इसने भी किया, बट वो जो चेंज करा इसने 500 का, उसमें समय कैसा लिया? बोलो ज्यादा। और ज्यादा समय लेने पे फोर्स कैसा लगता है? बोलो कम। हमें पता है फ्लफी सरफेस पे चोट कम लगेगी और कंक्रीट पे चोट बहुत। नहीं आया समझ? क्लियर है? तो ये बेसिकली इंपल्स का एग्जांपल है। मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी आपको दिए थे। मैंने कहा था ये क्रॉकरीज होती हैं, जो कांच की चीजें होती हैं, इनको घास फूस के अंदर लपेट के, जब बहुत दूर से क्रॉकरीज आती है ना तो उसमें घास वास भर देते हैं, उसमें कागज रैप कर देते हैं, अखबार रैप कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि जब रास्ते में, जब वो ट्रक उसको सामान को लेके आ रहा है ना, तो ट्रक किसी गड्ढे में भी जाएगा तो वो ग्लास ऐसे मूवमेंट करेंगे। जब मूवमेंट करेंगे तो उनमें क्या आया? मोमेंटम आया। क्या है? बोलो। क्योंकि भैया वेलोसिटी है तो मोमेंटम आया, है ना। ऐसे हिले वो, और हिलने के बाद तो रुकेंगे बेसिकली, तो मोमेंटम उनमें आया। मान लो इन ग्लासेस में मोशन आया, ऐसे करके हिलने लगे ग्लास, और इनमें मोशन आया 50 का मोमेंटम आया। अक्षरा 50 का मोमेंटम आया, थोड़ी देर बाद तो ग्लास रुकेगा ना, तो मोमेंटम 0 भी होएगा। तो वो 50 का चेंज कितनी देर में आया ये डिसाइड करेगा इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो अगर इनके बीच में घास फूस होती है या कागज होता है तो ये 50 से 0 करने में थोड़ा दबता है। पहले पहले घास जो होगी बीच में क्या होगी? दबेगी, उसको एकदम से 0 नहीं होने देगी। अगर उसने 50 से 0 होने में समय ले लिया, बिकॉज घास ऐसे पहले कंप्रेस होगी और उसको मोमेंटम को 0 करने में, यानी उसके मोमेंटम को चेंज होने में समय ज्यादा लेगी, तो फोर्स कैसा लगेगा? कम। लेकिन अगर सोचो बीच में घास नहीं है, बीच में घास नहीं है, या बीच में हम बोले कि बेसिकली वो अखबार नहीं है, तो बेसिकली क्या होगा जरा बताओ? ये सीधा ऐसे मिलेंगे और 50 से 0 एकदम से हो जाएंगे। तो जो 50 का मोमेंटम का चेंज है बहुत कम समय में आएगा, तो फोर्स कैसा लगेगा? बोलो ज्यादा। और उसका आपकी कांच की क्रॉकरी बोलो क्या हो जाए? टूट जाए। नहीं आया समझ? एक बहुत बेसिक और एग्जांपल दूं, जो आपने वो देखे, उनको कुछ और बोलते हैं लेकिन नहीं, सबकी जगह पे अलग अलग बोलते हैं, खिलौने बोलते हैं उनको। और वो मतलब कैसे बोलूं मैं, जोरी बोलते हैं, चीनी टाइप के होते हैं, सफेद सफेद से होते हैं, वो इस टाइप के मटके ऐसे, देखे आपने? पूजा में इस्तेमाल होते हैं, दिवाली वाली के टाइम पे होते हैं।
खिलौने बोलते हैं सबकी जगह पे, हमारे में खिलौने बोलते हैं बेसिकली, तो खिलौना बोलते हैं इनको, है ना। अब ये खिलौने जो होते हैं आप लोग देखिएगा, हमेशा जब भी आप लेके आते हैं ना, ये जहीं से भी आते हैं, जहां से भी आते हैं, इनके बीच में ना आपको या तो खील भर के दे देंगे, खील भर के दे देंगे चारों तरफ। अब खील भरने से क्या होगा, आपको 4 खिलौने देने वाला ना दुकानदार, तो उसमें थोड़ी सी खील डाल के दे देगा, साइड साइड से खील डाल के दे देगा, है ना। अब खील डाल दी चारों तरफ से खिलौने में, मान लीजिए पूजा का एक रीजन हो सकता है, लेकिन उस खील डालने से वो खिलौना क्यों नहीं टूटेगा बताओ। ये खिलौने बेसिकली चीनी के बने हुए, अगर ये रास्ते में टकरा गए तो क्या हो जाएंगे, बोलो टूट जाएंगे। लेकिन अगर बीच में खील होगी तो क्या होगा, अब उसके मोमेंटम जो उसका आएगा वो जीरो तो होना है, क्योंकि जब वो हिलेंगे तो एक बार मोमेंटम आएगा और वापस थोड़ी देर बाद जीरो हो जाएगा। तो अगर वो चेंज ज्यादा समय में आएगा, मोमेंटम का जो चेंज है वो क्या आएगा, ज्यादा समय में, समय ज्यादा हो तो फोर्स कैसा लगेगा बोलो, कम। और खील क्या करेगी, खील उसको एकदम जीरो नहीं होने देगी, जीरो करेगी जरूर खिलौनों को ऐसे करके मोमेंटम को, लेकिन एकदम से जीरो थोड़ा टाइम लेगी जीरो होने में। तो मोमेंटम का चेंज जब समय ज्यादा लेगा तो फोर्स कैसा लगेगा, कम लगेगा। अरे नहीं आया समझ। शॉकर गाड़ी वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था, गाड़ी में जो शॉकर होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, आप बेसिकली जब अपनी गाड़ी को किसी गड्ढे में लेके जाते हैं, बेसिकली जब गड्ढे में रखते हैं तो गाड़ी ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाती है, और जब गाड़ी नीचे की तरफ लगेगी न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है आपके ऊपर भी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, हो रहा है कि नहीं। अब होता क्या है, आपने फोर्स लगाया, लेकिन जो आपकी बॉडी में मोमेंटम आया था, आपकी गाड़ी में मोमेंटम आया था, मान लो कितने का मोमेंटम आएगा आपकी गाड़ी में, आपके अंदर 100 का मोमेंटम आया। अगर शॉकर नहीं है, शॉकर लो है बस सीधा नीचे, शॉकर खत्म हो चुके हैं, तो आपका 100 का मोमेंटम आया एकदम से, और वो एकदम से बोलो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फोर्स कैसा लगेगा बोलो, ज्यादा। अब ज्यादा फोर्स लगा तो आपके ऊपर भी फोर्स कैसा लगेगा बोलो, ज्यादा, और आपको हार्म होगा। पर शॉकर होगा तो क्या करेगा, 100 का मोमेंटम आया उसको जीरो तो करेगा, लेकिन ऐसे ऐसे करके जीरो करेगा। तो ऐसे ऐसे करके जीरो करेगा तो आपके ऊपर फोर्स कैसा लगेगा बोलो, कम। और फोर्स कम लगेगा तो बेसिकली आपको, समझ सकते हैं, नहीं आ रही बात समझे, प्रॉब्लम कम लगेगी। तो जितने अच्छे शॉकर उतनी ज्यादा बेटर आपको फीलिंग आएगी बेसिकली गाड़ी में मूव करते वक्त। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, शॉकर खत्म हो चुके हैं, शॉकर है ही नहीं, पुरानी डीटीसी गाड़ियों में शॉकर ही नहीं थे, बहुत बेकार काम था, तो उसमें बहुत हार्म होता था इस तरह का। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। बॉक्सिंग वाले मैंने एग्जांपल दे दी थे आप लोगों को, बॉक्सर्स जो होते हैं उनके जो ग्लव्स होते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ग्लव्स क्यों नहीं बना दिए बिल्कुल लोहे के, या मान लो किसी मजबूत चीज के दबते ना हो, तो फिर तो बंदे का मुंह तोड़ देगा बिल्कुल एक मुक्के में ही, है ना। सो वो ग्लव्स कैसे होते हैं, ग्लव्स ऐसे कंप्रेस होते हैं। ग्लव्स कैसे होते हैं बोलो, ऐसे जो किसी को मुक्का मारेगा ना, जो कोई बॉक्सर किसी उसको मुक्का मारेगा तो उसका मोमेंटम बेसिकली 100 से जीरो तो होगा, क्योंकि इसका हाथ का मोमेंटम 100 का है। मुंह पे लगने के बाद कितना हो जाएगा, जीरो का, रुकेगा ना हाथ। लेकिन अगर वो 100 से जीरो एकदम हो गया तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। और अगर वो ग्लव्स है तो ग्लव्स क्या करेगा बोलो, ग्लव्स कैसे करते हैं बताओ। जब आप उसको मुक्का मारेंगे तो ग्लव्स पहले दबेगा, ग्लव्स पहले, अरे उनके गद्देदार से होते हैं, ग्लव्स पहले दबेगा, और दबेगा तो क्या होगा, 100 से जीरो मोमेंटम तो होगा, लेकिन समय कैसा लेगा, ज्यादा। समय ज्यादा लेते ही फोर्स कैसा लगेगा, कम। अरे नहीं आया समझ। सिंपल, खत्म करें। तो मेरे को लगता है इम्पल्स के इतने एग्जांपल्स बहुत हैं, और मेरे को लगता है समझ में आ गए होंगे ना, है ना, डायग्राम से समझ में आ रहे होंगे। पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन आता है वाई भी, मतलब पूछ सकते हैं कि आपको हम ज्यादा हार्म कंक्रीट पे चोट क्यों लगती है ज्यादा, और प्लफी सरफेस पे कम क्यों लगती है, तो इसका रीजन आप दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बताना प्लफी सरफेस गद्देदार होता है ना, तो इसलिए चोट नहीं लगती। ये लॉजिक नहीं मानता फिजिक्स, फिजिक्स मानता है कि आपको कॉन्सेप्ट बताइए हमें क्या कॉन्सेप्ट है। तो आप बोलेंगे फोर्स इक्वल टू इंपल्स अपॉन में क्या, टाइम, और अगर ये मोमेंटम का चेंज अगर कम समय में हो रहा है तो फोर्स कैसा लगेगा, ज्यादा। और कंक्रीट पे बेसिकली ये मोमेंटम 500 से जीरो एकदम से हो जाएगा, तो बेसिकली कम समय में ही मोमेंटम बदल जाएगा, जीरो हो जाएगा एकदम से। तो कम समय में लगेगा तो फोर्स कैसा लगेगा बोलो, ज्यादा। तो ये आप एक्सप्लेन करेंगे और आपको जॉब मिल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फाइन। चलिए, अब इसके बाद क्या होता है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया सारा का सारा। इंपल्स का एक क्वेश्चन है, अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो आप लोग क्या बोलेंगे। थर्ड लॉ तो बिल्कुल सबने बिल्कुल याद करा हुआ है ना। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोला आप लोगों ने, दैट एवरी एक्शन हैज, according to this law, every action has equal and opposite reaction. There are so many examples of this, बहुत सारे examples हैं इसके, इसको डिस्कस करते हैं। every action has equal and opposite reaction, बट एक्शन होना चाहिए, कोई एक्शन है तो उसका रिएक्शन है ना, और वो भी बराबर है, बराबर है और अपोजिट दिशा में है। आपको एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। कहता है कि जितने भी एक्शंस हैं उनका इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मिलता है। आपको एग्जांपल आप बताओ जरा, पहले आप बताओ कौन सा, रॉकेट, वॉकी, अच्छा वॉकिंग, वॉकिंग इज एन एग्जांपल, गुड, क्या सकते हैं,
तो हमारे पे तो कुछ नहीं लगा, लगता है पैरों पे लगता है, ठीक है चलो समझ गया। चलिए मैं आपको एक बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कितने बच्चों को ये वाली बात एनालाइज होगी। यार एक बात बताओ, आप लोगों ने बंदूक से किसी को फायर करा, ठीक है, गोली चलाई। अब गोली चलाई तो सामने गोली पे एक फोर्स लगा, अच्छा खासा फोर्स लगा, सामने वाला बंदा ढेर हो गया। जब गोली पे फोर्स लगा तो बंदूक पे फोर्स लगा होगा, क्योंकि इक्वल लगा होगा और अपोजिट लगा होगा। तो जब बंदूक की गोली पे फोर्स लगा 2000 न्यूटन का, तो 2000 न्यूटन का फोर्स तो भैया उसके ऊपर भी लगा, बंदूक के ऊपर भी लगा कि नहीं लगा? क्योंकि आपका कहना है कि इक्वल एंड अपोजिट होता है। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास ये गन है और इस गन से बेसिकली अगर कुछ फायरिंग करी गई है, तो अगर इस बुलेट के ऊपर 1000 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ वी कैन से दैट कि फोर्स तो 1000 का इस पे भी लगा है, नहीं लगा होगा? मुझे बताओ, अगर इनकी बात मान के चलते हैं तो 1000 का इस पे भी लगा होगा, सही बात है। फिर आगे बंदा बुलेट से मर जाएगा तो तुम गन से मर जाने चाहिए। लॉजिक तो यही है ना, अगर फोर्स बुलेट पे लगा 1000 तो गन पे भी 1000 लगा, सामने बंदा बुलेट से मरेगा, तुम पीछे गन से मरोगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ कभी भी? बंदूक भारी है तो इससे क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, इससे एक्सेलरेशन कम होगी, मैं कहता है। अगर फोर्स कम लगेगा आयुष, तो फिर तो न्यूटन थर्ड लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि वो तो कहता है इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, पीछे हो जाता है ऐसे। तो यार फिर भी बुलेट तो इतनी तेज गई, ये भी तो पीछे बहुत तेज जानी चाहिए, रोक कैसे लेता है इसको? तो बुलेट को रोक लेगा ऐसे? साउथ इंडियन मूवी है तो वो तो फिर तो कर लेते हैं, वो तो उंगली से रोक के चबा के फिर दोबारा से उसको बंदूक को गोली बना के फिर मार देते हैं। देखा तुमने ऐसा एक सीन? वो गोली ऐसे खाता है, ऐसे से घुमाता है मुंह में और फायरिंग कर देता है उल्टी। तो साउथ इंडियन मूवीज में तो हो सकता है। हाँ बोलो। एरिया कम है तो फोर्स ज्यादा लगेगा। चलो और कोई बता, और कोई बच्चा? क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? अगर सामने वाला बंदा बुलेट से गया तो आप बेसिकली गन से चले जाने चाहिए, ऐसा लेकिन कभी नहीं हुआ। समझते हैं बच्चों? देखिए एक बड़ी अच्छी बात बोली मयंक ने, सर एक्सेलरेशन कम होगा, ये इसका एक राइट आंसर है। आप समझने की कोशिश करें बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कभी सोचा कि गन्स इतनी हैवी क्यों बनाई जा रही है? हमें अपने फौजियों को बेसिकली बहुत ऊपर ऊपर भेजना पड़ता है, हाइट्स पे, है ना, लद्दाख में बहुत ऊंची ऊंची हाइट पे जाके बेसिकली उनको रखवाली रखनी पड़ती है, और डेली का उनका 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चढ़ना पड़ता है उनको पहाड़ी पे, बहुत ठंड के अंदर। तो फिर हल्की बंदूकें क्यों नहीं बनाई गई? ताकि वो इजीली कैरी कर ले उसको। हल्की बंदूक बनाएंगे ना बच्चों तो सोल्जर्स ही मर जाएंगे। कारण क्या है उसका? सिंपल सा कारण है, समझने की कोशिश करना। आप सब बच्चों ने एक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या पढ़ा है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? फोर्स बाय में क्या बोलो? मास। आप ये समझिए कि दोनों पर ना फोर्स सेम ही लगा है, बुलेट पे भी फोर्स सेम लगा है और गन पर भी फोर्स कैसा लगा है वंश? सेम लगा है। फोर्स दोनों पे सेम है, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ कभी फेल नहीं हुआ है, इक्वल एंड अपोजिट एक्शन लगता है बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या वो जरा समझने की कोशिश करना। उसके पास फोर्स है 1000 का, यहां पर ध्यान दो सिद्धि, फोर्स है उसके पास 1000 का। अगर आप बात करें मास इंटू एक्सेलरेशन भी कितना होगा बोलो? 1000 का, क्योंकि फोर्स ही तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अरे नहीं आ रही बात समझ? या मैं अगर बोलूं कि अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट निकालूं, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट निकालूं तो कितना आएगा बोलो? जितना इसके ऊपर फोर्स लगा डिवाइड बाय इसका बोलो क्या? मास। अब मान लो फोर्स कितना लगा है बोलो? 1000, और मान लेते इसका मास, अब देखो होता नहीं वैसे जितना, लेकिन मान लेते मास इसका 1 का है, 1 kg का है। कितने का बोलो? 1 kg, सपोज दैट 1 kg होता नहीं है वैसे, ठीक है ना, फोर्स भी मैंने बहुत ज्यादा ले रखा है, तो चलो कोई नहीं, तो 1000 का आ जाएगा। वैल्यू समझना, एक्सेलरेशन कितने का आ जाएगा बोलो? 1000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। लेकिन अगर यहाँ गन की बात करेंगे तो गन 1 किलो की नहीं होगी, गन होगी मान लो 20 किलो की। कितने किलो की बोलो? 20 किलो की। अगर गन होगी 20 किलो की तो एक्सेलरेशन कितना आएगा बोलो? F बाय में m। तो फोर्स तो 1000 ही है बच्चों, लेकिन मास हो गया 20 किलो, जिसकी वजह से आंसर से कितना आया बोलो? 50 मीटर पर सेकंड। तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन 50 का है, उसके ऊपर कितने का है बोलो? 1000 का है। ऑल्दो दीज वैल्यूज आर नॉट रियलिस्टिक यार, रियलिस्टिक नहीं है भैया, इतना नहीं होता कभी भी एक्सेलरेशन। लेकिन मैं बस वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं कि उस पे आया सेम फोर्स से 1000 का और इस पे आया सेम फोर्स से। और वही बात है ना कि अगर मैं इस कुर्सी पे फोर्स लगाऊं तो मैं सेम फोर्स से ज्यादा एक्सेलरेशन पैदा कर सकता हूं, और मैं अगर पूरे पूरे बेड पे लगाऊं तो मैं उतने ही फोर्स से उतना बड़ा एक्सेलरेशन पैदा। तो दोनों पे फोर्स सेम होता है बट दोनों में एक्सेलरेशन सेम नहीं आता। या नहीं है बस इनमें, इस पे फोर्स भी सेम होता है, इस पे फोर्स सेम होता है, बट इसमें एक्सेलरेशन ज्यादा आता है, इसमें एक्सेलरेशन बोलोगे आता है कम, लेकिन आता है बच्चों, आता है। इसी कारण से वो क्या करते हैं, कभी भी गन ऐसे नहीं चलाते हैं, गन को वो हमेशा ऐसे चलाते हैं, बिकॉज हमारा शोल्डर जो है ना मूवमेंट करता है, फिर दोबारा से इम्पल्स का कॉन्सेप्ट काम करता है। कैसे? किसी को अगर गन चलानी नहीं आती और वो बिल्कुल शोल्डर बिल्कुल रिजिड कर ले, रिजिड शोल्डर कर ले और ऐसे करके गन चला दे,
तो गन तो बैक मारेगी। क्यों मारेगी बैक? सिंपल सा रूल है भैया, न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, और वो बैक मारेगी और वो एकदम से उसके मोमेंटम को जीरो करेगा हमारा कंधा। नहीं समझे कैसे? वो बैक मारी, उसने बैक की तरफ, गन का मोमेंट हो बैक की तरफ, उसमें मोमेंटम आया और आपने अपने कंधे से उसको रोक दिया एक करके, है ना, जीरो कर दिया मोमेंटम। तो मोमेंटम अगर आपने एकदम जीरो कर दिया तो क्या होगा बोलो? फोर्स कैसा लगेगा? ज्यादा। फिर इंपल्स कॉन्सेप्ट आ गया। तो आप क्या करते हैं? आप ऐसे करके अपने कंधे को पीछे की तरफ लेके जाते हैं, इस तरीके से लेके जाते हैं ना, गन को साथ साथ लेके जाते हैं, अपना कंधा पीछे लेके जाते हैं। इससे क्या करते हैं? आप टाइम बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? टाइम। अगर आप मोमेंटम के अंदर चेंज आने वाला जो उसमें समय बढ़ा देंगे तो फोर्स कैसा लगेगा? कम लगेगा। तो आप कम फोर्स, मुंह पे करोगे तो मुंह टूट जाएगा, है ना, कह रहे नहीं मैं ऐसे कर लूंगा, बार बार गोली चलाएगा, ऐसे कर पाएगा क्या? कभी तो मुंह फूटेगा बहुत बुरी तरीके से, है ना। कंधा झेल सकता है ये चीज ना, मुंह नहीं झेल सकता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? है ना। सो बच्चों फोर्स सेम होता है। अब आप सोचिए कैनन्स इतनी भारी क्यों बनाई जाती है? कैनन्स जो होती है बेसिकली तोप, जो, अब बनाऊं कैसे बच्चों? ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए, और ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब सी है। ये तो कुछ और ही बन गया हैं। चलो जैसे भी है, मतलब मान लो कैनन है ये, ठीक है। अब ये तोप जो है ना बेसिकली, अरे ठीक है, ऐसी ड्राइंग तो चल जाएगी। अब सुनो, इसने इस गोले के ऊपर बहुत बड़ा फोर्स लगाया, क्योंकि बहुत दूर होती है, पता है आपको, कैनन्स बहुत दूर से गोला दागती है भाई। अब दुश्मनों की में अब फोर्स बहुत बड़ा लगाना है इनको। मान लीजिए इन्होंने फोर्स लगाया बच्चों 2000 न्यूटन का गोले के ऊपर। अब गोले में तो एक्सेलरेशन बहुत आएगा, समझते क्लियर है, बट इसके ऊपर भी तो फोर्स 2000 का लगेगा ना। क्या नहीं लगेगा इसके ऊपर फोर्स 2000 का? लगेगा फोर्स इसके ऊपर भी 2000 का। लेकिन बच्चों क्या दोनों पे एक्सेलरेशन सेम आएगा क्या? कैनन है बहुत भारी, तो एक्सेलरेशन बोलो कैसा आएगा? कम। तो ये पीछे की तरफ तो ऐसे जाती है, पीछे की तरफ तो ऐसे धसती है। आपने देखा होगा अगर फिल्मों में, अगर आपने तोप को चलते हुए देखा हो ना, एकदम से ऐसे पीछे की तरफ बैक करके धसती है। क्यों? फोर्स ऐसे लगा तो वो ऐसे ही धसेगी। अरे नहीं आ रहा समझ में? अगर तोप बहुत हल्की हो, सोचो बहुत हल्की तोप बना दे भाई, है ना, तो गोला दाग दिया बहुत स्पीड से, वो तो दाग देंगे भैया, है ना। लेकिन क्या होगा बताओ जरा? अगर गोला सीधा दाग दिया ना तो गोला जाएगा आगे, तोप जाएगी पीछे। नहीं आ रही बात समझ में? बार बार चला के लाना पड़ेगा आगे तरफ। समझ में आ रहा है मैं क्या चला? सो ये बेसिकली फोर्स ज्यादा लगेगा, तो उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए हम मास इसका बोलो क्या कर देते हैं? ज्यादा करते हैं। क्योंकि अगर मैंने मास ज्यादा कर दिया तो एक्सेलरेशन बोलो क्या आएगा? कम। एक सिंपल सा फंडा है, ए बराबर में एफ बाई एम। दोनों पे जो फोर्स है ना वो बोलो क्या है? सेम है, लेकिन जिसका मास ज्यादा होगा उसके ऊपर एक्सेलरेशन कम ही आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसे दोनों पे अगर कोई बोले कि सर दोनों पे सेम तो नहीं लगता मुझे, न्यूटन सर लो, लगता है सेम, फोर्स सेम होता है, बट एक्सेलरेशन सेम नहीं होता। लक्षित नहीं है बस में? जिस चीज को आप समझ के सोच रहे होते हैं ना कि बराबर नहीं लग रहा, वो आप एक्सेलरेशन सोच रहे होते हैं कि उसमें तो सर ज्यादा लगा, इस पे कम लगा। फोर्स दोनों पे सेम लगा है, बट एक्सेलरेशन उस पे ज्यादा आया, इस पे बोलो क्या है? कम आया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, और कहाँ एग्जांपल्स हैं? स्विमिंग इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ। आप पानी को ऐसे पीछे तो धकेलते हैं, पानी आपको तो बचपन में सिखाए जाते हैं। और बताओ कोई सा? पक्षी कैसे उड़ते हैं? अबे पंख, तू पंख लगा ले उड़ जाएगा तू? ये बता मेरे को, तू पंख लगा लेगा उड़ जाएगा? बता मेरे को, नहीं उड़ पाएगा ना। सोचो क्या चीज? हैमर। हैमर इज वन ऑफ द एग्जांपल यार, बिल्कुल सही है। अब बहुत अच्छा एग्जांपल बोला। हैमर अगर हल्का हो तो प्रॉब्लम है भाई। तुमने सोचा हल्का सा हैमर बना ले, क्यों हैमर भारी बनाएगा? सोचो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फोर्स लगाता है कील के ऊपर, तो कील का तो मास है कम, तो कील का मास कम है, फोर्स ज्यादा लगा, एक्सेलरेशन ज्यादा बढ़िया बनेगा, अंदर घुस जाएगा। बट फोर्स उतना ही किसके ऊपर भी लगने वाला है? हथौड़े के ऊपर भी लगने वाला है। तो हथौड़ा अगर हल्का हुआ तो क्या होगा? जितना आप कील में मारेंगे उतना ही फोर्स हथौड़ा पे लगेगा। हथौड़ा हल्का हुआ एकदम से बीच छूट जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर हथौड़ा भारी बना दे तो क्या होगा? उतना ही फोर्स लगेगा, बट एक्सेलरेशन बोलो क्या आएगा? कम आएगा। तो हथौड़ा भारी बनाएगा। समझ जाइए कि चीजें डिजाइन करते वक्त कोई रीजन है कि हथौड़ा भारी क्यों बना रहे, कैनन भारी क्यों बना रहे। जो चीज हमारे हाथ में है ना, हमें पता है कि भैया वो तो न्यूटन के थर्ड लॉ से पीछे आने वाली है, तो हमने उसका वजन बढ़ा दिया ताकि उसका एक्सेलरेशन बोलो क्या हो जाए? कम हो जाए। बस ये वाला कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया। बर्ड्स जो पक्षी उड़ते हैं ना, वो इसी कॉन्सेप्ट से उड़ते हैं कि वो अपने पंखों को ऐसे मारते हैं। जब वो ऐसे मारते हैं तो वो एयर के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लगाते हैं, तो एयर उनके ऊपर फोर्स कहाँ लगाती है? ऊपर की तरफ लगाती है। तो उनको मदद मिलती है कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ लिफ्ट करने में। अब आप कहीं सर मैं लगा लूँ ऐसे करके पंख, मैं ऐसे बना लूँ ऐसे पंख, कुछ है ना, ऐसे कपड़ा बांध लूँ और ऐसे करके करने लगे छत से, तो कुछ होगा? आपका वजन बहुत ज्यादा है। मैंने वही बात बोली ना, अगर पक्षी की बात करें, अब ये पक्षी है बेसिकली, ये पक्षी है। अब पक्षी ने बेसिकली फोर्स लगाया नीचे की तरफ, तो पक्षी को फोर्स मिला ऊपर की तरफ। अब पक्षी बेचारा थोड़ा ही फोर्स लगा पाएगा, उसने लगाया मान लो 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 20 न्यूटन का उसको मिला, लेकिन उस 20 न्यूटन उसको एक्सेलरेट करने के लिए इनफ था, क्योंकि उसका मास बेसिकली बोलो क्या होता है? कम होता है।
तो पक्षी का मास कम है इसलिए उसके लिए 20 न्यूटन भी क्या है बोलो सफिशिएंट है, बट आपका मास तो बहुत ज्यादा है ना, तो आप बेसिकली ऐसे भी अगर करेंगे तो आपके ऊपर वो 20-30 न्यूटन का फोर्स तो लगेगा, बट आपके अंदर कोई बहुत बड़ा एक्सेलरेशन पैदा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई नहीं आ रहा समझ में, सिंपल एग्जांपल है, कुछ नहीं है। और मैं फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल पे लास्ट में आऊंगा, ये बातें सबको समझ में आ रही हैं, स्विमिंग वाला एग्जांपल है ना, ये बस पहली बार हम बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं, मेरे को पता है ये सब चीजें आपको उसमें पढ़ाई गई हैं 9th क्लास के अंदर ना, लेकिन हम 11th और 9th बिल्कुल एनालॉगी होती है, तो मैं हर चैप्टर में शुरू की 2 क्लासेस आपको 9th जैसे ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको सारा वो याद आ जाए। तो स्विमर भी यही करता है, पीछे की तरफ ऐसे हाथ को मारता है तो आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ फोर्स लगाता है, उसको आगे की तरफ फोर्स मिलता है, दैट इज बेसिकली न्यूटन्स। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सारे एग्जांपल्स यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक बड़ा बढ़िया एग्जांपल मैंने बीच में किसी दिन पूछा था जब मैं काइनेमेटिक्स करा रहा था, कि मैंने आपसे ये पूछा था कि ये गाड़ी है, और याद हो तो बताना, अभी आते के साथ ही अक्षत ने शुरू में एग्जांपल दिया था अभी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, कि सर वॉकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इज इट राइट? वॉकिंग एग्जांपल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो ये होता क्या है बेसिकली, आप जब चल रहे होते हैं ना रोड पे, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको, ठीक है, जब आप चल रहे होते हैं ना तो आप जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं चलते वक्त, हमेशा चलते वक्त आप जमीन को कहाँ की तरफ धकेल रहे होते हैं? पीछे की तरफ। तो आप जैसे चल रहे हैं तो आप चल रहे हैं तो अपने पैरों को मोशन देखिए कहाँ की तरफ मैं कर रहा हूँ, मैं हमेशा पैरों को हल्का सा कहाँ की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ? पीछे की तरफ। जब मैं पीछे की तरफ फोर्स लगाऊंगा तो मुझ पे कहां फोर्स लगेगा? बेसिकली आगे की तरफ। ऐसे ही तो होता है। अब मैं तुम्हें एक्चुअल कॉन्सेप्ट समझाऊं तो थोड़ा ढंग से सुनना, ये भी बड़ी काम की चीज है। एक्चुअली में जो ग्राउंड पे फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना, वो हमारे पैरों पे फोर्स लगाता है। किस तरीके से? थोड़ा ढंग से समझना, आएगा समझ में तो बड़ा मजा आएगा इस टॉपिक में, नहीं आया तो फिर दिक्कत सी लगेगी। थोड़ा ध्यान समझना, इधर न्यूटन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है। मैंने फोर्स लगाया जमीन पे, और जमीन ने बेसिकली क्या करा? मुझ पे फोर्स लगाया इस तरफ। क्यों लगाया? बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है? बोलो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही लगता है जब आप कभी भी किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं सर्फेस पे, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस मोशन को रोकने के लिए एक फोर्स लगता है। तो मैं जमीन को धकेलना चाह रहा हूं पीछे, जमीन का धकेलना चाह रही है, बोलो मुझे मुझे मुझ पे कहां फोर्स लगाती है? रोकने के लिए आगे, मुझ पे रोकने के लिए आगे लगाती है। तो मैंने लगाया पीछे, उसने लगाया आगे, तो मेरा ये बॉडी का जो मेरा जो पैर है बेसिकली वो क्या हो गया? लॉक हो गया। क्या हो गया बोलो? क्योंकि किसी चीज पे अगर जितना फोर्स पीछे लगा उतना ही फोर्स आगे लग गया, तो वो बॉडी क्या होगी? बोलो लॉक। तो जब मैं जमीन पे इस तरीके से रखता हूं तो मेरा ये वाला पैर बेसिकली क्या हो जाता है? लॉक हो जाता है। लेकिन मेरी बॉडी की जो मूवमेंट है ना, मैं बॉडी की इंटेंशन कहां जाना चाह रहा हूं? आगे की तरफ। कहां की तरफ? बोलो, समझने की कोशिश करनी है सिद्धि। यहां पर मैंने जमीन पे फोर्स कहां लगाया? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन ने कहां लगाया? बोलो आगे की तरफ। तो मेरा ये जो पैर है बेसिकली बोलो क्या हो गया? लॉक। लॉक मतलब कहने का मतलब कि उसके ऊपर फोर्स बैलेंस हो गया, और मैंने अपनी बॉडी पे, अपर बॉडी पे कहां की तरफ जोर डाला? बोलो आगे की तरफ। तो मेरी बॉडी कहां जाने लगी? बोलो आगे की तरफ। समझिएगा मेरी बात को। अब ये क्या जरूरी था, ये वाला पॉइंट मैंने ऐसा क्यों बोला? देखिए गाइस, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप एक स्लिपरी सरफेस पे चल रहे हैं जहां पर लुब्रिकेंट गिरा हुआ है, तेल गिरा हुआ है, वहां पर आप चल के दिखा दीजिए मुझे कैसे चलोगे आप लोग। आप लोग ने यहां चलने की कोशिश करी, मैं समझाता हूं। आपने यहां चलने की कोशिश करी, आपने फोर्स कहां लगाया? बोलो पीछे, और वहां पर कोई फ्रिक्शन, वहां पर कोई फ्रिक्शन, समझने की कोशिश करना। आपने फोर्स लगाया पैरों से कहां की तरफ? बोलो पीछे की तरफ। अरे पैर हमेशा पीछे की तरफ चलते हैं, बॉडी हमेशा कहां की तरफ झुकती है? बोलो ऐसे ही करते हो सब। पैर कहां? पीछे की तरफ, बॉडी कहां लेके जाते हो? आगे की तरफ। अगर मैं इसको पीछे लेके गया, लेकिन मुझे रोकने के लिए किसी ने भी फ्रिक्शन, क्योंकि लुब्रिकेंट है फ्रिक्शन वहां पर, तो मुझे किसी ने भी यहां पर फोर्स, तो ये फोर्स बैलेंस नहीं हुआ, इससे मेरे पैरों पे फोर्स कहां लग गया? बोलो पूरा फोर्स पीछे लग गया। मेरी बॉडी कहां लग रही? बोलो आगे। तो मैं क्या होऊंगा? ये बॉडी, नीचे वाली बॉडी पीछे जाएगी, ऊपर वाली बॉडी आगे जाएगी। क्या हो जाऊंगा? दम से गिर जाऊंगा, गिर जाऊंगा। आपको इंपॉर्टेंटली पॉइंट बताता हूं, कड़ा दो मेरे को, कड़ा दो, ये बहुत जरूरी है बच्चों, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए साइंस स्टूडेंट सारी की सारी। ऐसा ना हो बस पढ़ लगाया हमने न्यूटन थर्ड लॉ। अब ये कड़ा मान लो मेरी गाड़ी का पहिया है बेसिकली, ठीक है। अब ये पहिया बेसिकली सिर्फ तभी चल सकता है, ध्यान रखना, जैसे कि पहिया, अब गाड़ी उस तरफ जा रही है तो उस तरफ जा रही है तो क्या होगा? समझ, यहाँ पर अगर ये गाड़ी उस तरफ जा रही है तो ये पहिया ऐसे घूमेगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो मुझे बताना जरा, इस वाले पॉइंट पे फोर्स कहां लगेगा? पीछे की तरफ। फ्रिक्शन इसको कहां फोर्स लगाएगा? आगे की तरफ। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा लॉक। क्या हो जाएगा? बोलो लॉक। अब ये लॉक हो जाएगा ना, तभी ये पहिया आगे बढ़ सकता है। समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये पहिया जब आगे बढ़ने की कोशिश करते तो आप मुझे बताओ ना, इसकी इंटेंशन कहां पर है? पीछे जाने की। ये वाले पॉइंट की इंटेंशन पीछे जाने की, फ्रिक्शन यहां पर मौजूद है रोड पे हम, तो उसने कहां फोर्स लगाया? आगे की तरफ। तो ये वाला पॉइंट बोलो क्या हो गया? लॉक हो गया। अब पहिया जाना चाह रहा है आगे, तो ये लॉक हो गया तो बढ़ जाएगा। देखो लॉक हो गया तो बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट लॉक हो जाएगा। अब आपको सर मतलब समझ में नहीं आया? अब समझ में आएगा। मान लो फ्रिक्शन नहीं है, मान लो फ्रिक्शन, ये पहिया आगे जाने की कोशिश करता है, ये वाला पॉइंट पीछे जाने की कोशिश करता है। समझो, ये पॉइंट पीछे जाने की कोशिश करता है, इसको कोई लॉक नहीं करता, कोई भी लॉक मतलब इससे फ्रिक्शन नहीं लगता। ये पहिए ने ये वाला पॉइंट पीछे जाने की कोशिश करी,
इस पॉइंट को किसी ने लॉक नहीं किया, अगर ये लॉक नहीं हुआ तो पता है क्या होगा, ये वाला आगे जा रहा है और ये वाला पीछे खिसक जाएगा, तो ये पहिया यहीं घूमता रहेगा। ये पहिया ऐसा मड में होता है कि नहीं होता, कीचड़ में पहिया फंस जाता है। अब कीचड़ में पहिया क्यों फंस रहा है समझो जरा, क्योंकि जब पहिया आगे जाने की कोशिश कर रहा है साथ या नीचे वाला पीछे घूम जा रहा है, तो वो घूमता रहेगा ये पर ही। अब आगे जाना है ना अगर गाड़ी को, तो इस पॉइंट को बोलो क्या होना पड़ेगा, लॉक होना पड़ेगा, तभी पहिया आगे बढ़ सकता है। नहीं आ रहा समझो इस पॉइंट को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। विदाउट फ्रिक्शन आप चल भी नहीं सकते हो। अगर रोड पे फ्रिक्शन नहीं है ना तो आप मूवमेंट भी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, बिकॉज गाड़ी का पहिया जो है ना वो चलता ही बेसिकली फ्रिक्शन की वजह से है। ऐसा क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूं कि भैया अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा वंश, कि ये पहिए का जो ये वाला पॉइंट है पीछे जाने की कोशिश करेगा, ये वाला कहां जाने की कोशिश करेगा, आगे, साथ ही साथ वो आगे गया और ये पीछे गया तो ये घूम जाएगा यहीं। इसको आगे बढ़ने के लिए एक पॉइंट बहुत जरूरी है कि ये वाला पॉइंट बोलो क्या होना चाहिए, लॉक, मतलब इसके पीछे नहीं खिसकना चाहिए। पीछे खिसकना, जब ये पीछे नहीं खिसकेगा ना तो ये आगे बढ़ सकता है, और ये पीछे कब नहीं खिसकेगा, जब इस पे फोर्स होगा पीछे और फ्रिक्शन ने बोलो उसको कर दिया आगे की तरफ रोक दिया तो ये बैलेंस हो गया, अब ये रुक गया, अब ये चला जाएगा आगे। हमारी बॉडी भी ऐसी है, हमारी बॉडी जब पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगाती है पैर, तो उसको फ्रिक्शन से रुकना है, फ्रिक्शन इसको रोक देगा कि तुम नहीं जाओगे पीछे। अब बॉडी चली जाती है आगे, बॉडी कहां चली जाती है बोलो। अब हम नेक्स्ट पॉइंट लॉक करते हैं, फिर दूसरे वाले पैर से करते हैं यही चीज, पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, फ्रिक्शन उसको आगे लगाते हैं, अपर बॉडी आगे गिरती है। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट लगेगा, लेकिन आपको एक बात समझ आएगी, विदाउट फ्रिक्शन हम मूव नहीं कर सकते। क्योंकि सोचो मेरे चलते हुए फ्रिक्शन नहीं है, मैं लुब्रिकेंट सर्फेस पे चल रहा हूं, तो मैंने अपने पैरों को कहां धकेला बोलो, पीछे की तरफ, कहां धकेला बोलो, और उसको फ्रिक्शन ने लॉक नहीं करा, तो मेरे पैर कहां जाएंगे, मेरी अपर बॉडी कहां जा रही है, क्या होगा, गिर जाऊंगा। तो विदाउट फ्रिक्शन में चल भी, तो हम चलते भी बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से ही है। नहीं आया ना समझ में, ये समझ में नहीं आया। इसको समझने के लिए हम क्या एग्जांपल लेंगे कि मैंने आपको बोला कि हम गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए, है ना, गाड़ी से जा रहे हैं 5 लोग, वैसे ऐसे तो कोई गाड़ी में बैठता नहीं है, ये तो बस में बैठते हैं ऐसे, तो चलो गाड़ी में बैठे हुए ऐसे समझो। तो अगर गाड़ी में ऐसे बैठे हुए और मान लीजिए गाड़ी खराब हो जाती है रास्ते में, अब गाड़ी खराब होगी तो इनमें से किसी एक ने कहा कि यार बाकी 4 उतरो और फोर्स लगा के आओ गाड़ी पे, बाकी जाओ और फोर्स लगाओ गाड़ी के ऊपर, है ना, तभी गाड़ी आगे चलेगी। और सोचिए कि फोर्स ये लोग क्या करें, बैठे हुए गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर बैठ के फोर्स लगाने लगे। सपोज करो ना ऐसा कर रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए और गाड़ी के अंदर बैठ के क्या लगाने लगे, फोर्स। पीछे वाले आगे वाली सीट पे लगा रहे हैं, आगे वाले बोनट पे लगा रहे हैं, उस पर लगा रहे हैं, डैशबोर्ड पे, है ना, सब गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ही फोर्स लगा रहे हैं। अब कितना भी ताकतवर इंसान गाड़ी के अंदर बैठा है और वो फोर्स लगा रहा है तो क्या गाड़ी मूवमेंट करेगी, तो दिमाग लगाओ। आप तो नहीं सोचते ना ऐसा कि गाड़ी के अंदर बैठ के फोर्स लगाएंगे तो गाड़ी चल जाएगी, कोई ऐसा सोचता है, कोई तरीका नहीं है ना। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मान लेते हैं इस गाड़ी को हिलाने के लिए 1000 न्यूटन का फोर्स चाहिए, सपोज करते हैं, या मान लो 500 न्यूटन का फोर्स चाहिए, गाड़ी हिल जाती है 500 न्यूटन की फोर्स से। अंदर से बैठ के इन्होंने 500 लगा दिया, लेकिन गाड़ी चली क्यों नहीं, गाड़ी चली क्यों नहीं जब 500 लगा दिया, और बाहर से जैसे ही 500 लगाएंगे चल जाएगी, क्यों, दोबारा बोलो, इंटरनल फोर्स बैलेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना। आप बताओ, गुड गुड, देखिए सिंपल चीज है ना, 500 इन्होंने लगाया आगे, तो कॉन्सिक्वेंटली न्यूटन थर्ड लॉ काम करा, और इन्होंने 500 लगाया आगे, तो गाड़ी ने इन पे भी कितना लगाया बोलो, 500। अब आप मुझे बताइए किसका हिस्सा है, तो गाड़ी का हिस्सा है, तो एक तरीके से ये तो गाड़ी का ही पार्ट है ना। अगर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो वी आर द पार्ट ऑफ द कार, हम कार की बॉडी का एक हिस्सा है। तो अगर मैंने गाड़ी पे 500 लगाया तो गाड़ी ने मुझ पर कितना लगाया, 500। नेट शेल पूरी बॉडी के ऊपर अंदर से फोर्स कितना लगा, 500, पीछे भी कितना लगा, तो गाड़ी में कभी नेट मूवमेंट आएगी। आप 800 कर दो, पीछे 800 लग जाएगा, नेट मूवमेंट आएगी क्या, कभी नहीं आएगी। अंदर बैठ के जितना मर्जी फोर्स लगा देना, गाड़ी कभी भी मूवमेंट, क्योंकि जितना आप लगाएंगे गाड़ी भी आपके ऊपर उतना ही लगाएगी, और आप अभी गाड़ी में बैठे हैं तो कॉन्सिक्वेंटली गाड़ी पे भी बैकवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लग जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन उतरते ही क्या होता है, समझने की कोशिश करना, उतरते ही क्या होता है, जैसे ही बच्चों आप गाड़ी से उतरते हैं, जैसे ही आप गाड़ी से उतरते हैं, अब क्या होता है, अब आपने फोर्स लगाया, एक ही बंदा बनाया था, अब आपने बेसिकली गाड़ी के ऊपर कितना फोर्स लगाया, 500। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने लगाया गाड़ी पे 500, गाड़ी ने आप पे लगाया 500, एंड नाउ यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द कार। तो गाड़ी पे तो 500 नहीं लगा, इसका मतलब पीछे की तरफ, गाड़ी पे आगे 500 लगा और गाड़ी ने आप पे 500 लगाया, और आप गाड़ी से बाहर है तो आप पे तो 500 लगेगा। अब देखना लेकिन कंफ्यूजन है, अगर मैंने गाड़ी पे 500 लगाया तो गाड़ी चल गई, तो मुझ पे गाड़ी ने 500 लगाया तो मैं भी तो चलना चाहिए पीछे की तरफ, मैं भी तो खिसक जाना चाहिए, लेकिन मैं नहीं खिसक सकता। और बल्कि गाड़ी का मास ज्यादा है, गाड़ी का मास बोलो क्या है, ज्यादा, अगर उसमें एक्सेलरेशन आ गया मैं तो चल गया हूं बहुत, मेरे में तो बहुत ज्यादा आना चाहिए। अगर गाड़ी को धक्का लगाया और मैं बिल्कुल पीछे की तरफ उड़ता हो गया, होना तो ऐसी चाहिए। लेकिन क्या होता है, क्या होता है,
कि जब हम गाड़ी को फोर्स लगाते हैं बच्चों, तो एट द सेम टाइम आप पता है क्या कर रहे होते हैं, जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे होते हैं। आप फोर्स लगा के देखिए किसी भी चीज पे, आप क्या कर रहे हैं, अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं। अगर पीछे की तरफ पुश कर रहे हो तो आप पता है क्या कर रहे हैं, आपने गाड़ी पे 500 लगाया, गाड़ी ने आप पे 500 लगाया, और आपने सेम टाइम पर पता है क्या करा है, फोकस करना भाई, सेम टाइम पर आपने क्या करा, जमीन को पीछे की तरफ धकेला, जमीन को पीछे की तरफ धकेला, बोलो कितने से, 500 से। आपने क्या करा, गाड़ी पे 500, गाड़ी ने आप पे 500। आपने अपने आप को बचाने के लिए क्या करा, जमीन को ऐसे ऐसे करते हो कि नहीं करते, धक्का लगाते हो यार, आप सोचो जरा, धक्का लगाते हो तो अपने पैरों को ऐसे पीछे की तरफ करते हो कि नहीं करते, तो ऐसे पीछे की तरफ करते हो। आपने जमीन पे 500 लगाया, अर्थ पे 500 लगाया, अर्थ ने आप पे 500। जरा मुझे बताना, जरा मुझे बताना, आपके ऊपर नेट फोर्स कितना हुआ, गाड़ी ने पीछे 500 लगाया, अर्थ ने आपके ऊपर आगे 500 लगाया, आपके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, 0। आप वहीं खड़े हो। लेकिन गाड़ी के ऊपर क्या नेट फोर्स 0 है, नहीं सर 500 है, गाड़ी चलेगी। सर अर्थ के ऊपर पीछे की तरफ कितना है, बोलो 500, अर्थ नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि सर अर्थ के मास के लिए 500 का फोर्स कुछ भी, क्योंकि सर अगर उसका एक्सेलरेशन सोचोगे तो होता है फोर्स बाय में मास। अब तुम बोल दो 500 का फोर्स लग गया, अरे उसका मास है 6 इंटू में 10 की पावर 24 kg। अगर इसको निकालोगे तो 0.0000000, तो इतने फोर्स से अर्थ का कुछ भी होने वाला। अब बाहर खड़े होगे, क्यों लगा फोर्स, क्यों गाड़ी चल गई, समझ में आया कि नहीं आया। आपने गाड़ी पे 500, गाड़ी ने आप पे 500, लेकिन आपने अपने आप को बचाने के लिए क्या करा, पीछे की तरफ जमीन को धकेला 500 से, जमीन ने आपको आगे की तरफ धकेला 500 से, तो आपके ऊपर आगे फोर्स लग गया, पीछे फोर्स लग गया, आप तो हो गए नेट सेल 0। गाड़ी पे आगे 500, गाड़ी चलेगी, अर्थ पे पीछे 500, लेकिन अर्थ नहीं चलेगी, बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। समझ नहीं आ रहा। बट इन एनी केस अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो क्या गाड़ी को धक्का लगा पाओगे, एक बार करके देख लेना, लुब्रिकेंट गिरा हुआ है, तेल गिरा हुआ है जमीन पे, और आप बेसिकली गाड़ी को धक्का लगा के दिखा दो। जैसे ही धक्का लगाने की कोशिश करो, जैसे ही फोर्स उठाओगे ना, ऐसा लगेगा खुद ही गिर रहा हूँ। क्यों, आप जितना फोर्स लगाएंगे आपके ऊपर पीछे फोर्स लगेगा, लेकिन आप फ्रिक्शन से अपने आप को बैलेंस नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जितना आपके ऊपर लगा आपको अर्थ पे उतना लगाना पड़ेगा ताकि वो आपको बैलेंस कर दे। बट आप उतना लगा नहीं पाओगे, क्यों, क्योंकि बेसिकली जैसे ही आप लगाओगे आपको पीछे की तरफ मिलेगा, फ्रिक्शन वहां पर है नहीं, तो आपको सपोर्ट ही नहीं करेगी, आगे की तो सपोर्ट ही नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी तो आप गिरने शुरू हो जाओगे। बोला है कि नहीं, नहीं आ रहा समझ। आपने गाड़ी पे 500 लगाया, आपके ऊपर पीछे 500 लगा, आप लेकिन जमीन पे देखते हैं फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो आप पीछे तो 500 लगाते हैं, बट आपको आगे 500, जब आपको आगे 500 नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आगे 500 नहीं मिलेगा, आप बैलेंस नहीं होंगे, आप बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा, पीछे की तरफ गिरोगे, आपकी बॉडी पीछे की तरफ गिरेगी, और ऐसा होगा, धक्का लगाते हुए पीछे की तरफ गिर जाओगे। ये न्यूटन थर्ड लॉ को समझने का तरीका, देखिए पेपर में न्यूटन थर्ड लॉ स्टेटमेंट कभी नहीं आएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप एज ए साइंस स्टूडेंट ना चीजों को रियलिस्टिक तौर पे देख सके कि फ्रिक्शन कहाँ, फ्रिक्शन कैसे एक्ट कर रहा है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में इंपल्सेस कैसे काम कर रही है हमारी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें ना, ये वैसे मैं बताऊँ सब कुछ 9th क्लास में आपको पता होना चाहिए, मैंने जितना भी सिखाया ना ये सब कुछ 9th क्लास का ही होना चाहिए, आपको 9th में ये सब आना चाहिए था। यहाँ तक क्लियर हो जाता है पक्का। एक क्वेश्चन करेंगे आप लोग, तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, बस ये लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का। कर लो भाई ट्राई। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। एक पेन दिखा दो बच्चों मुझे, क्योंकि आप लोगों के बहुतों के नाम भी नहीं खड़े हुए रजिस्टर में ना, अटेंडेंस हो नहीं पाती, तुम लोगों की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हाँ 5000, चलो देखते हैं। गाइस एक बार अटेंडेंस देंगे आप लोग सब बच्चे। क्या तारीख आज, 26। अक्षत, देवदत्त, देवदत्त छुट्टी पे, हर्षित, खुशी, बच्चों आप खुशी होने बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कुछ,
फीस को लेके भी, क्योंकि ना मतलब पता नहीं लग रहा किसकी आई हुई है। एंट्रीज खुशी खुशी के नाम से होगी 3-4, तो आपके ना कुछ करते हैं नियम का, ताकि वो एंट्रीज प्रॉपर हो सके। सौरभ, सौरभ, अरे तान्या शर्मा, प्रिंस, स्वास्तिक, काजल, उर्वशी, हिमांशी, जतिन, सिद्धि, मयंक डबास, लवीश, रियान, लक्ष्य, लक्ष्य आती है, कल से आएगी, दीपांशु, आयुष राव, आदर्श, खुशी, सेकंड खुशी, खुशी तीसरी, गुंजन वाली खुशी, खुशी चौथी खुशी, कुछ करता हूं मैं ऐसा भी। आयुष, आयुष से दूसरा वाला, अक्षरा, संजीव, शौर्य, तनिष्का, साक्षी, प्रेम, सरस्वती, विनय, आशीष, वंश, समर, ऋषभ, लक्षित, भूमि, रिंकी, अंजलि, रौनक। कोई बच्चा इसका नाम ना लिया गया हो बैच के अंदर? समर बोला है मैंने नाम आपका, आपका नहीं बोला बस बच्चे का, और किसी का भाई नाम ना बोला गया हो? ठीक है, आपका नाम क्या है? सना, SANA। हाँ भाई बच्चों, दूसरा ये बच्चों, बहुत सारे बच्चों की ना फीस ड्यू चल रही है, और फीस का रिकॉर्ड तो मेरे पास आ गया है, लेकिन बहुत सारे बच्चों की ड्यू है बच्चों। सो इसको आप लोग क्लियर करें, और जिसको थोड़ा डाउट होना कि किसकी कैसे है, तो वो मैं चाहे मैसेज के थ्रू आपको इंटीमेट कर दूंगा पर्सनली कि किसकी कितनी फीस है। ठीक है, फीस कितनी का मतलब ये है कि कुछ बच्चों ने मिड में ज्वाइन करा है, जैसे कि पिछले मंथ जिन्होंने मिड में ज्वाइन करा है उनका हाफ फीस है। ठीक है, हालांकि फीस हम पूरा ही लेते हैं, लेकिन पिछला जो है वो भी बाद में करने वाले ही हैं। वैसे आपको जुलाई के अंदर सारा पिछला वाला कंटेंट कराया जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन फीस जो भी बच्चों ने पिछले मंथ ज्वाइन करा था 20 से पहले पहले, उनका हाफ फीस होता है पिछले मंथ का, इस मंथ का फुल लगेगा। सेम फॉर दिस मंथ है। तो अब कुछ बच्चों को पता नहीं लगेगा किसका कितना कितना फीस है, तो वो पर्सनली आज यहाँ पर रिकॉर्ड बन चुका है, वो आपको इंटीमेट कर देंगे मैसेज के थ्रू। ठीक है, सब बच्चों को जितने भी जिसने भी जैसे ज्वाइन किया था सबका डेट्स हमारे पास होता है, तो उस हिसाब से फीस लगता है। ठीक है, जो बच्चे शुरू से आ रहे हैं उनका फुल फीस लगेगा, जो बच्चों ने मिड से ज्वाइन किया उनका मिड का मतलब हाफ ही फीस लगेगा उस पर्टिकुलर मंथ का। ठीक है, समझ में आ रही बात आप लोगों का? लेकिन समर का और क्या बोलते हैं वंश, आप लोगों का नहीं लगेगा इस मंथ का। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट में 4-5 दिन पहले ज्वाइन किया। ठीक है, क्लियर है? तो वो आप लोगों को इंटीमेट कर देंगे जैसे भी है। लेकिन जिन भी बच्चों की जो रेगुलर पहले से आ रहे हैं ना, नए बच्चों का कंफ्यूजन है। जो रेगुलर बच्चे आ रहे हैं बच्चों, आपके भी बहुत बच्चों की फीस ड्यू है, तो वो सब बच्चे इसको भाई क्लियर करें टाइमली, क्योंकि ये फीस जो होती है ना 10 तारीख तक सबमिट करानी होती है, और डेट आज कितनी हो चुकी है? 26 तारीख। ये बहुत डिले है। हम लोग रिसेप्शन से बोलते नहीं है बच्चों को, लेकिन बच्चे आप लोग बहुत डिले कर रहे हो। फिर मैम आएंगी रिसेप्शन वाली, वो बोलेंगी, फिर बच्चों को लगता है कि अरे सर हमें क्लास में बोल दिया। हाँ, सबको मैसेज आ जाएगा आज क्लास के बाद, वो मैं देख लूंगा किसका क्या डेट है, उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर मैसेज आएगा कि आपका ये बेसिकली इस मंथ का है। बाकी रेगुलर मंथ से वो देखो, एक चीज क्लास, किसी बच्चे को अगर क्लास ऐसा कंफ्यूजन ना लगे, देखो कोई भी मंथ ना ऐसे नहीं शुरू करेंगे 15 से 15 वाला, वो वाला हिसाब किताब सेंटर कभी नहीं रखता। ठीक है, उसमें वो हर बच्चे के रेट याद नहीं रखते। अगर आपने 15 से ज्वाइन करा तो आपको उस पर्टिकुलर मंथ का हाफ फीस देके नेक्स्ट मंथ का फुल लगेगा, वो एक से ही हो जाएगा सबका महीना नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, वो ऐसे रहता है बच्चों। ठीक है, किसी कंफ्यूजन होना, छोटी क्लास में चलता है ऐसे, बड़ी में नहीं चल पाता। सो गाइस इसका आंसर बताओ कितना है? 5000 न्यूटन। चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा काम करना था आप लोगों को। जिन बच्चों को मुश्किल लगाया, आप एक बात है, क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है। आज वो टॉपिक नहीं हो पाया जिसकी मैं बात कर रहा था, फोर्स पूछा है। बच्चों एक बात बताओ, एक क्लास प्लीज, फोर्स का फॉर्मूला तुम लोग क्या जानते हो? मास इनटू, अब तुम्हें पता है कि मास तो मुझे पता है, बोला गया है कि गाड़ी नहीं ना, एक गाड़ी का मास बोलो कितना है बच्चों? एक गाड़ी का मास है 1000 kg, और वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। मतलब कि रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब उसका इनिशियल स्पीड बोलो कितना है? 0 का है। और बाद में वो कहां पहुंच जाती है? उसकी स्पीड कितनी पहुंच जाती है? उसकी स्पीड हो जाती है
50 मीटर पर सेकेंड। कितने समय के अंदर अंदर बोलो? 10 सेकंड के अंदर अंदर। कह रहे बताओ जरा कितना फोर्स अप्लाइड किया इंजन ने कार के ऊपर, क्योंकि फोर्स लगाया होगा तभी तो उसकी स्पीड बढ़ी है बच्चों। और 10 सेकंड के अंदर उसने इसकी स्पीड को बोलो कितना कर दिया? 0 से 50 कर दिया। आप चाहो तो वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, F इज इक्वल टू में क्या, dp बाय में क्या बोलो, dt। कि कितना मोमेंटम में चेंज आया। आपको मोमेंटम का चेंज कैसे निकालूं? अरे यार पहले मास है, पहले वेलोसिटी भी है, पहले का मोमेंटम इतना है m into u, बाद का मोमेंटम कितना है m into v, तो चेंज इन मोमेंटम तो आ जाएगा ना। और डिवाइड बाय में कितने समय में आया वो निकाल दो, नीचे आ जाएगा फोर्स। अरे नहीं आया समझ में? या आप क्या कहो कि सर मुझे तो पता है ना कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या बोलो, टाइम। जिन बच्चों ने पिछले चैप्टर पढ़े हुए हैं आपको ऐसे करना है भाई, आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है बोलो, v माइनस में u बाय में क्या, t। जिन बच्चों को नहीं पता देखो 9th क्लास में एक इक्वेशन पढ़ी होगी आपने, v इक्वल्स टू u प्लस at पढ़ी है, काइनेमेटिक इक्वेशन थी ये। तो यही से तो बन गया v माइनस यू बराबर में at, और a बराबर आ गया v माइनस यू बाय में बोलो क्या, t। और यहीं से तो बनेगा एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज अ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या बोलो, टाइम। अच्छी बात समझ में आ रही है? सिंपल क्वेश्चन था यार, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। मास दिया हुआ था, फाइनल वेलोसिटी दी हुई थी, इनिशियल दी हुई थी, अपॉन में क्या होगा बोलो, तो बोलो कितना आएगा? मास है बच्चों 1000, फाइनल वेलोसिटी है 50, इनिशियल है 0, समय है 10, बोलो कितना आएगा? 1000 इंटू में 5 कितना आएगा बोलो? 5000 न्यूटन का फोर्स। अच्छा आपने एक चीज नोटिस करी कि मैंने उसमें यही तो करा है, F बराबर क्या है बोलो, अगर हम मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा mv माइनस में बोलो क्या, mu अपॉन में क्या बोलो, t। अरे ये क्या है? फाइनल मोमेंटम। ये क्या बोलो? अरे मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी है। सो ये क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में क्या बोलो, टाइम। वही तो बोलो क्या होता है, फोर्स। तो आप ये भी देखते हो कितना मोमेंटम में बदलाव आया और कितने समय में आया। सो मोमेंटम का बदलाव आपको पता है, पहले तो मोमेंटम 0 है और बाद में मोमेंटम है इसका मास इनटू बोलो क्या, वेलोसिटी। अरे नहीं आ रहा समझ, सिंपल तो आंसर है। क्लियर होता है कि नहीं होता? सो गाइस मुझे एक बात है भाई, देखो अब मैं यहाँ पर ना बेसिक चीजें क्लोज कर रहा हूँ आज, मतलब बेसिक टर्म्स में हमने सब कुछ 9th का डिस्कस कर लिया है। 9th क्लास में यही बेसिक चीजें हैं। अब जो मैं सिखाऊंगा वो 9th में नहीं था, अब जो इसके बाद में सिखाने वाला वो 9th में था ही नहीं। टेंशन वगैरह के बारे में सीखेंगे, पुल्ली बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे, रोप बेस्ड क्वेश्चन सीखेंगे, तो कई सारी चीजें आने वाली जो आपने 9th में नहीं पढ़ी है। लेकिन 9th तक का जितना भी था वो आपका रिपीट हो गया पूरा का पूरा। तो मुझे बस ये चाहिए कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं बातें करूँ ना इस तरह की, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको बिल्कुल क्लियर है, लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली, सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपको क्लियर है, उसका फॉर्मूला भी क्लियर होना चाहिए, F इक्वल्स टू डीपी बाय में क्या बोलो, dt, व्हिच इज कम्स आउट टू बी एज F इक्वल्स टू बोलो क्या, ma। और उसके ऊपर तुम्हें इंपल्स वाली जो मैंने बात बताई है वो तुम्हें बड़ी इंपॉर्टेंटली पता होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सेकंड मैंने बताया भाई आपको न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जिसके ऊपर बहुत सारी चीजें हमने रियलिस्टिक तौर पे समझी, समझना ही बहुत जरूरी था। समझ में आ गया सबको थर्ड लॉ? और उसके बाद थर्ड लॉ के बाद हमने बच्चों क्या करा है, क्वेश्चन बनाया बच्चों, समझ में आता है कि नहीं आता? ठीक है, सो यहाँ तक आपको अच्छे से आना चाहिए। कल का केमिस्ट्री का आप लोगों को होमवर्क मिला हुआ है, मैंने आपको बताया, वीडियो अपलोड हो चुका है चैनल पे, आप लोग वहां से देख सकते हैं अगर आपको कुछ देखना हो। बस कल की वीडियो में प्रॉब्लम हो गया, माइक नहीं लगा हुआ था, थोड़ा साउंड डिस्टर्बेंस थोड़ी ज्यादा है उस वीडियो में। औरों में नहीं मिलेगी, डेली जैसे अब नहीं मिलेगी, अब तुम्हारा माइक लगा हुआ था उसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग नहीं होगी, पंखों की कोई आवाज नहीं होगी। कल वाली में है तो कल वाली में थोड़ा मैनेज कर लेना। और मैंने तुम्हें होमवर्क क्या दिया था आप जानते हैं, 30 तक आपको सीक्वेंस में याद करके आने हैं और 8 ग्रुप याद करके आने हैं वर्टिकली, और ये सबको याद होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो पहली बार कल पिटाई शुरू हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना कल से, नहीं तो फिर तुम्हें अलग रूप दिखेगा। जाओ टेस्ट अब याद दिला रहे हो बिल्कुल 5 मिनट बाद, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं।